Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the MCQs from Journal Organic Chemistry chapter. मैंने बहुत बार वीडियोस में ये बोला है कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फ्रॉम द ऑर्गेनिक पार्ट. अगर आपको इसकी समझ आ गई तो आपका ऑर्गेनिक का आधे से ज्यादा काम फिनिश हो जाता है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. इसको बिल्कुल ऐसा ना लें कि ये बिल्कुल छोटा सा पार्ट दिया है बुक में तो उसी को ही रट के चले जाते हैं जैसे +1 +2 की बुक्स में. तो इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कैसे क्वेश्चंस आने हैं, मैंने बार बार वीडियोस बनाने का मेरा यही तरीका है कि आप ये देख पाएं कि जीओसी में कितने तरह के क्वेश्चंस हो सकते हैं. सो प्लीज प्रिपेयर जीओसी विद फुल डेडिकेशन ताकि आपका ऑर्गेनिक का काफी पोर्शन कवर हो सके पेपर में. तो लेट अस स्टार्ट द वीडियो. So first question is about plus I effect. Okay, so plus I effect is shown by which of the group? Nitro, Br, Cl, CS3. देखिए इंडक्टिव इफेक्ट की बात हो रही है. इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडक्टिव इफेक्ट तो इंडक्टिव इफेक्ट हमारे पास दो तरह का होता है. इसमें प्लस आई इफेक्ट भी होता है, माइनस आई इफेक्ट भी होता है. प्लस आई जो है दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स and minus I effect is given by electron withdrawing groups. रिलीजिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करते हैं, पुल करते हैं अपनी तरफ. और यहाँ पे अगर बात की जाए प्लस आई की तो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो दैट आर शोइंग अस प्लस आई इफेक्ट. तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट. The second question is about the polarization of electrons in acrolein is shown by. तो polarization का बताना है and polarization कैसे होती है, it is due to the delocalization. तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर पता हो तो this is the structure of acrolein. This is the structure of acrolein. तो यहाँ पे delocalization दिखानी है, कैसे करेंगे? If I am going to shift this electron density toward this side और ये वाली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे आ जाए तो what we are getting CH2. यहाँ से शिफ्ट हुई है तो पार्शियल पॉजिटिव, डबल बॉन्ड हेयर HO पार्शियल नेगेटिव. तो दिस इज द करेक्ट स्ट्रक्चर. हेयर इन द क्वेश्चन द प्रॉब्लम इज देयर इन द ऑप्शंस. ये गलत है, ठीक है. तो जब भी आप कोई बुक देखते हैं तो 100% बुक के ऑप्शंस पे या आंसर्स पे रिलाई मत करिए क्योंकि जब कंसेप्ट आप देखते हैं तो आवर आंसर इज नॉट मैचिंग विद द ऑप्शंस. ओके, सो आई जस्ट पिक दिस क्वेश्चन कि ये एंट्रेंस में किसी में आया हुआ था और इन लोगों ने क्वेश्चन गलत दिया हुआ है. सो डू क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट, नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक आंसर्स. ओके, सो दिस इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन इज अबाउट द मोस्ट एसिडिक कंपाउंड. मैंने बहुत बार बताया है कि जब भी आपको एसिडिक स्ट्रेंथ का पता करना है तो सबसे पहले आपको ये याद रहे कि एसिडिक स्ट्रेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी कि कोई भी स्पीसीज कितनी जल्दी पावर ऑफ रिलीज ऑफ H पॉजिटिव, कितनी जल्दी कोई स्पीसीज H पॉजिटिव को निकालती है, उसको हम बोलते हैं एसिडिक. अगर वो बड़ी फास्ट H पॉजिटिव का रिलीज करे तो हम बोल देते हैं कि दैट आर द स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर कोई स्पीसीज बहुत डिले के साथ रिलीज करे तो हम बोलेंगे कि दैट इज अ वीक एसिड. ओके, तो अब ये दो चीजें हैं. अब हमने इसको निकाल के देखना है कि हमारे पास आंसर कैसे आएगा. अब फर्स्ट स्पीसीज की बात करें CH3 COOH, ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर ए. बी की बात करें तो दैट इज द बेंजीन रिंग और बेंजीन रिंग के ऊपर हमारे पास एसिड ग्रुप अटैच है, ठीक है. सी ग्रुप की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास नाइट्रो ग्रुप बेंजीन के ऊपर और साथ में हमारे पास एसिड ग्रुप लगा हुआ है. और उसके बाद जो डी ऑप्शन है वो हमारे पास था फिनोल, ठीक है. अब जितनी भी एसिडिटी इस कंपाउंड में बात कर रहे हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ की, तो हमने क्या निकालना है, मैंने ऑलरेडी ऊपर मेंशन कर दिया कि हमें निकालना है H. कौन सा H निकलेगा? दिस इज द मोस्ट एसिडिक H, ये वाला H. अब ये कितनी जल्दी निकलेगा, ठीक है.
अब यहाँ पे सबसे पहली बात ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देता जाएगा। यहाँ अगर ये निकलेगा तो ये नेगेटिव चार्ज था, ये पॉजिटिव, तो अगर ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे देता जाएगा तो रिलीज होगा ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि अगर तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कभी बेंजीन के ऊपर आप लगा दें, दो चीजों को याद करिए, हमेशा पेपर में काम आएंगी आपके, कि अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेंजीन के ऊपर लगा है तो वो तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो H पॉजिटिव का जो रिलीज है वो इजी होगा और वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक होगा। अगर रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तो डोनेट कर रहा है, तो H पॉजिटिव जो है वो डिफिकल्टी से रिलीज होगा, तो वो स्ट्रॉन्ग एसिडिक नहीं होगा। ठीक है, ये दो चीजें हैं, दोनों पॉइंट्स को आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हैं, रिलीजिंग ग्रुप्स लगे हैं, तो ये तो एसिडिक नहीं है, स्ट्रॉन्ग। अब याद आती है इसकी और इसकी। हमें पता है कि जो फिनोल है फिनोक्साइड आयन बना देता है, अगर ये निकलेगा तो यहाँ फिनोक्साइड आयन बनेगा, दैट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ठीक है, तो ये बहुत एसिडिक होता है। अगर बात करें साथ कंपैरिजन की, कार्बोक्सिलिक एसिड और फिनोल में से कार्बोक्सिलिक एसिड हमारे पास ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक है, अब इन दोनों की बारी आई, बचा ये दो ऑप्शन में। अब यहाँ पे जब आप इसको देख रहे हैं तो देखिए कि ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, खींच रहा है अपनी तरफ, तो ये बॉन्ड ब्रेकेज इजी हो जाएगा, H पॉजिटिव का रिलीज इजी निकलेगा और ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इस तरीके से इसको याद करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्री रेडिकल। ठीक है, तो फ्री रेडिकल का करेक्टरिस्टिक फीचर पूछ रहा है ये हमारे पास कि क्या होगा। प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज, फ्री रेडिकल में कभी भी नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज नहीं होते। प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद हायर स्टेबिलिटी। तो दिस इज द राइट ऑप्शन, राइट। The number of electrons present in the valence shell of carbon of CH3 CH2 पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इस कार्बन की बात कर रहा है कि कितने इसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे वैलेंस शेल में। याद रखिए, फर्स्टली पॉजिटिव चार्ज है तो दिस इज अ कार्बोकेटायन, और कार्बोकेटायन में हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। The number of electron present in the valence shell of carbon of carbanion bearing negative charge. अब carbanion में कितने होंगे, अगर बात करें carbanion की तो this is the structure. ओके, तो यहाँ पे हमारे पास अगर आप देख पा रहे हैं स्ट्रक्चर को, 3 तो बॉन्ड पेयर्स हैं यहाँ पे, 1 2 3। एक हमारे पास यहाँ पे लोन पेयर है, या मैं बोल सकती हूँ कि 1 2 3 4 5 6, 6 मेरे पास शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और एक मेरे पास जो है बचे, सॉरी, दो जो बचे हुए हैं वो लोन पेयर के हैं, वो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन मेरे पास कितने होंगे, ऑब्वियसली 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 2 इसके, तो 8 इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग रिएक्शन इज अ एग्जांपल ऑफ। यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड दिया हुआ था, दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जब ये रिएक्ट करेगा ये यहाँ पे जाएगा, दिस गोज हियर एंड इट टेक द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड H पॉजिटिव कंबाइन विद दिस एंड वी आर गेटिंग दिस। अब यहाँ पे कुछ भी देखो, कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे एलिमिनेशन कुछ भी नहीं हुआ, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, नेगेटिव पार्टिकल जो है वो अटैक कर रहा है। तो नेगेटिव चार्ज मींस इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज को हम टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो ऑब्वियसली न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल वाला तो काम काट दो आप, ये दोनों नहीं है। अब यहाँ सब्स्टिट्यूशन है या एडिशन है, सब्स्टिट्यूशन तो होती कि अगर एक को हटा के दूसरा खुद लगता, दिस इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, क्योंकि ऐड किया है आपने, कुछ सब्स्टिट्यूट नहीं किया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हाइपर कंजुगेशन इज मोस्ट यूजफुल फॉर स्टेबलाइजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। देखिए, हमारे पास हमें पता है कि अगर हम कार्बोकेटायन की बात करें तो कार्बोकेटायन की बात है, तो अभी तक अगर आपको कुछ नहीं समझ आया, बट ये तो हमें पता है कि कार्बोकेटायन के केस में टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल रेडिकल। फाइन। अब अगर मैं बात करूं
जैसे यहाँ पे टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन की, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाऊं तो दिस इज द स्ट्रक्चर। ओके, if we are talking about tertiary butyl carbocation, this is the structure। यहाँ पे हमारे पास यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज है, 3 ग्रुप इसके साथ लगे हैं, और अगर आप इसके हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स बनाए, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करें, तो इट इज हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Next question is, the peroxide effect in anti-Markovnikov addition involves ionic mechanism, free radical mechanism, heterolytic fission of double bond, homolytic fission of double bond। तो एंटी मार्कोवनिकव एडिशन जब भी आपने पेरोक्साइड की करनी है तो ये रेडिकल फॉर्म में ही आगे जुड़ता है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइन डिक्रीजेस इन ऑर्डर। हमें अलग अलग कार्बोकेटाइन दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि हमारे पास क्या ऑर्डर बनेगा। देखिए, सबसे पहले तो ये हमें पता है कि अगर हमने स्टेबिलिटी देखनी है तो हमेशा एरोमेटिक वाले जो होंगे, एरोमेटिक वाले ज्यादा स्टेबल होंगे एज कंपेयर टू नॉन एरोमेटिक, एंड देन एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। फाइन। अब यहाँ पे एक एरोमेटिक में भी आपने ये चीज जरूर देखनी है, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, हायर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मोर इज द स्टेबिलिटी, मोर इज द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर बात करें ये वाला यहाँ पे रेजोनेंस ज्यादा होगा, तो हमारा ऑप्शन जो फोर्थ वाला है, सबसे ज्यादा इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, तो फोर्थ वाले का ऑप्शन सभी में ही फोर्थ ज्यादा नंबर पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए फर्स्ट वन तो किसी भी कैटेगरी में नहीं आता, एरोमेटिक कैटेगरी में नहीं आता, तो फर्स्ट वाला तो ऑप्शन होगा नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये भी नहीं है, ये एरोमेटिक कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन रहेगा 4 2 1 3, 4 2 1 3, दिस इज द ऑप्शन। अब फोर्थ वाला हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, उसके बाद सेकंड कंपाउंड में हमने लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास एंटी एरोमेटिक वाली कंडीशंस आ जाती हैं, तो 4 2 1 3 इज द राइट ऑप्शन। उसके बाद है ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। ओके, द ऑर्डर ऑफ द बेस स्ट्रेंथ ऑफ द कंपाउंड, किस ऑर्डर में ये चलेंगे, और वी हैव टू जज कि इसका कैसे करना है। देखिए हमारे पास ना बेस स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। देखो मेरे पास अगर मैं इसका HH साथ में लिख लूं तो मेरे पास क्या बनेगा, CH3 COOH, CH3 अमोनिया, सभी के साथ मैंने HH लगा दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये 4 कंपाउंड बने, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करूं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, अगर मैं नॉर्मल बात करूं कि देखिए CH3 COOH सबसे स्ट्रॉन्ग था, फिर फिनोल आ जाता है स्ट्रॉन्ग, देखें आप उसके कंपैरेटिवली, फिर C4H10 आ जाएगा, दिस इज C4H10, फिर अमोनिया। ठीक है, अगर हम इसका कंजुगेट बेस बनाए, कंजुगेट बेस बनाए, तो कंजुगेट बेस क्या होगा इसका बनेगा CH3 COO नेगेटिव, इसका बनेगा फिनोक्साइड आयन, HH निकाल दीजिए, C4H9 नेगेटिव, और यहाँ NH2 नेगेटिव। इसके अपोजिट इसका ऑर्डर होगा। अगर ऊपर वाले में हमारा ऑर्डर ये बन रहा है तो कंजुगेट बेस का ऑर्डर हमेशा हमारे पास उल्टा होगा। फाइन, तो दिस इज द ऑर्डर। तो आप इसके हिसाब से देख लीजिए कि थर्ड नंबर हमारा कौन सा है, NH2 नेगेटिव थर्ड वाला, उसके बाद सेकंड, फिर 4, फिर 1, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। उसके बाद हमारे पास है अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट।
डाइपोल मूवमेंट का देखने के लिए मैंने आगे भी एक दो क्वेश्चन इसके आपको करवाए हैं और मैंने आपको ये बोला हुआ है कि इसका एक फॉर्मूला है जिसको आप याद रखिए और इस फॉर्मूला के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आए हुए हैं आगे भी, ठीक है। तो देखिए इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। जब भी हमने इस तरीके के क्वेश्चंस करने हैं तो आपको ये पता हो कि मेटा का पैरा का कितना कितना एंगल है। टॉलिन की बात करें तो टॉलिन तो सीधा CH3 है ये वाला। अगर मेटा डाइक्लोरो की बात करते हैं तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, ओके, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड, उसके बाद ऑर्थो एंड लास्ट में हमारे पास आता है पैराडाइक्लोरोबेंजीन, दिस इज फोर्थ मॉलिक्यूल। ये 4 कंपाउंड हमें दिए गए और पूछ रहा है कि सबसे कम डाइपोल मूवमेंट हमारा अगर देखा जाए किसका होगा। देखिए यहाँ पे जितना यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर जा रही है उतने अपोजिट डाइपोल्स हैं, तो यहाँ तो सबसे लीस्ट इसका होगा, ठीक है। तो लीस्ट सबसे इसका होगा, क्यों? क्योंकि एक चीज आपने याद रखनी है, ये ऑर्थो था, ये मेटा है हमारे पास और ये पैरा था। याद रखने के लिए आप एक चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, आपको याद रहे और याद रहे कि जो ऑर्थो है इन दोनों में, इन दोनों डाइपोल्स के बीच में जो एंगल है हमारा वो 60 डिग्री का है। मेटा में एंगल अगर आप देखेंगे तो एंगल यहाँ 120 डिग्री का है और यहाँ एंगल देखेंगे तो 180 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो उसके हिसाब से रिजल्टेंट वेक्टर जो हमारा आएगा यहाँ 0 हो जाता है, ठीक है, ऑलमोस्ट। तो इस चीज से हमारे पास आंसर निकालने इजी हो जाते हैं, ठीक है। और आप इसका फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था। तो लीस्ट आप चेक कर लीजिए, फोर्थ का है, फोर्थ के बाद हमारे पास 1 का आना चाहिए, ठीक है, उसके बाद 2, फिर थर्ड का सबसे ज्यादा, ठीक है। तो आंसर हमारा रहेगा थर्ड इज हैविंग हाईएस्ट, देन सेकंड, देन ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर वाला फॉर्मूला अप्लाई करिए, देन यू कैन डू द कैलकुलेशंस। फॉर्मूला लिखूं यहाँ पे, mu is equal to, it is mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta, ठीक है। तो इस तरीके से जब आप निकाल के देखेंगे अलग अलग एंगल पुट करके, और सिंपलिसिटी के लिए आप याद रख सकते हैं जो बच्चे मेडिकल के हैं कि ऑर्थो का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास मेटा आता है, फिर पैरा आता है। तो ये हमारे पास एक लिंक रहता है जिसको आपने याद रखना है, ठीक है। ऑर्थो सबसे ज्यादा, देन मेटा, फिर पैरा, ठीक है। अगर तीन कुछ एक ही जैसे कोई ऐसे कंपाउंड आपको दिए गए हो तो ऑर्थो का सबसे हाईएस्ट होगा, पैरा का सबसे लीस्ट होगा, क्योंकि वो कैंसल आउट हो जाता है। तो इस तरीके से आप इसका क्वेश्चंस का निकाल सकते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आपको इस चीज से कुछ गेन हो रहा है तो कमेंट में जरूर बता के जाएं, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वी विल पुट मोर वीडियोज ऑफ GOC as soon as possible। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।